So again, very most welcome, dear students. So now we are discussing about the topic that is apparent weight of a man inside the lift or the elevator. तो different conditions में observed weight की जो values हैं वो क्या क्या बन जाती हैं, that we have to study. So before studying the apparent real weight of a person inside the lift, just how we can resolve the different forces in the different directions. उसके लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है. तो different forces अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट वी हैव टू जस्ट एग्जामिन. उसके बाद तुरंत हम पढ़ पाएंगे दैट इज अबाउट अपरेंट एंड द रियल वेट ऑफ ए पर्सन. तो देख लो जरा कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं. मान लिया सपोज करें कोई कार्ट है और उसको एक हॉर्स जो है वो खींच रहा है, दैट इज हॉर्स एंड द कार्ट प्रॉब्लम. तो कैसे हम फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं. कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस रखा रहता है, उसका वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करता है. देन मैंने मान लिया m इज द मास ऑफ द कार्ट एंड w1 इज द वेट ऑफ द कार्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो भी फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगेगा. सो W1 becomes equals to R1 where R1 is the reactional force, normal reaction इसको हम कह देते हैं. तो कार्ट के लिए जो फोर्सेस बन गए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पर बन गए कार्ट को हॉर्स जो है दैट इज उसको खींच रहा है विद द फोर्स T. तो हॉर्स इस कार्ट को T फोर्स से खींच रहा है, तो ये कार्ट भी इसको अपने तरफ इन द अपोजिट डायरेक्शन उतने ही फोर्स से खींचेगा. देन T becomes equals to T on the string. रस्सी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो भी बराबर यहाँ पर हो जाएंगे. हॉर्स पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. सबसे पहले तो हॉर्स जो है अपने पैरों से फोर्स लगा करके कार्ट को आगे की डायरेक्शन में खींच रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द फोर्स F बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड. थीटा एंगल बना करके वो अपने आगे की डायरेक्शन उसको खींच रहा है. सो F के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अगेन R. अब R को फिर से रिजॉल्व हम कर सकते हैं इन द वर्टिकल कंपोनेंट एंड इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज R sin थीटा एंड R cos थीटा. तो ये तो फोर्स F हुआ जितने फोर्स से कार्ट को खींच रहा है हॉर्स, और F का जो अपोजिट कंपोनेंट बन गया दैट इज नॉर्मल रिएक्शन R. उसके कंपोनेंट्स बन गए R sin थीटा एंड R cos थीटा. सो हॉर्स पर जो और फोर्स लगा दैट इज वेट ऑफ द हॉर्स लाइक दैट ऑफ कार्ट. मैंने मान लिया W2 इज द वेट ऑफ द हॉर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, उसको मैंने मान लिया R2. तो अगर यहां पर मैं जल्दी से देख लूं कौन से फोर्सेस किस डायरेक्शन में कैसे लग रहे हैं. सो R1 इज इक्वल टू W1 ऑन द कार्ट, T इक्वल्स टू T ऑन द स्प्रिंग, अगेन ऑन द हॉर्स R2 इक्वल्स टू W2. और फोर्स F ये अप्लाई कर रहा है जिसको मैं R से रिजॉल्व कर सकता हूं, R sin थीटा R cos थीटा से. सो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस. लेकिन ये मोशन तब करेगा कार्ट, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो तब मोशन कर पाएगा कार्ट जब इस पर अपोजिंग फोर्स से कम ये वाला फोर्स ज्यादा हो. यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज R cos थीटा, इसको खींचने के लिए जिम्मेदार है फोर्स R cos थीटा. बट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देयर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, मैंने इसको लिख रखा है स्मॉल f, between the tires of the cart and the surface of the ground. force of friction यहाँ पर लग रहा है. so force of friction को compensate जब कर देगा ये वाला force, तब cart in the forward direction motion करने लग जाएगा. so just coming on the topic that is about apparent and the observed or real weight of the person inside the lift. तो different cases की यहाँ पर हमने बात करना था इस क्लास में. so मैंने सबसे पहले मान लिया suppose करूँ when the lift is in rest, जब रेस्ट में है लिफ्ट मोशन नहीं कर रही, तब उस कंडीशन में जो पर्सन इनसाइड द लिफ्ट है वो कितना फोर्स फील करेगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट. व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट देन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, और एक्सेलरेशन 0 है देन द इक्वेशन बिकम्स इक्वल्स टू R1 minus mg इक्वल्स टू 0. देन इन दैट कंडीशन जो पर्सन इनसाइड द लिफ्ट फोर्स फील करेगा F इक्वल्स टू ma बिकॉज़ एक्सेलरेशन 0. तो जो नेट फोर्स फील करेगा पर्सन इनसाइड द लिफ्ट इन दैट कंडीशन whenever rest acceleration 0, then force will be 0. then I can write the equation of force as R1 minus mg equals to 0. then R1 becomes equals to mg. यानी कि इस कंडीशन में ये समझ लें कि जब लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में है तो ये समझ लें कि जो ऑब्जर्व वेट है पर्सन का दैट इज इक्वल्स टू द रियल वेट ऑफ द पर्सन, वहां पर बन सकता है. सो ठीक इसी तरह का कंडीशन तब बन जाएगा जब मैंने मान लिया कोई डिफरेंट कंडीशन है, इफ द लिफ्ट इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म मोशन with velocity constant. तो velocity constant होगा then in that condition also
एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू 0, और एक्सेलरेशन जैसे ही 0 बन जाएगा तो मैं फिर फर्स्ट वाले केस पे पहुंच जाऊंगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा अगर किसी कंडीशन से, देन ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट बिकम्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द पर्सन दैट इज रियल। जो रियल वेट है उसके बराबर उसका अपरेंट वेट बन जाता है। सो नेक्स्ट मैंने कंडीशन दूसरा यहाँ पर थर्ड अगर कंडीशन की बात करें, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, अगर लिफ्ट किसी कंडीशन में ऊपर के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, देन उन कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा? सो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो r2 minus mg will be equals to the net force feel by the person inside the lift will be equals to F and that will be equals to m into A. So R2 minus mg equals to ma मेरा इक्वेशन यहाँ पर बन गया। So here R2 is the observed weight of the person inside the lift. So R2 का जो वैल्यू यहाँ पर बन गया R2 equals to mg, उधर जाकर के प्लस का होगा mg प्लस ma, यानी कि ये समझ लें कि जो ऑब्जर्व वेट था वो ना सिर्फ mg के बराबर है, कुछ ना कुछ उसमें और ऐड होगा टर्म m into a, यानी कि ये समझ लें कि जो ऑब्जर्व वेट हुआ अब अपरेंट वेट हुआ R2 that becomes greater than that of the real weight of the person outside the lift. जो रियल वेट था उससे वेट अब ज्यादा हम इनसाइड द लिफ्ट मेजर कर पाते हैं whenever the lift is going in the upward direction with acceleration a. ये मेरे पास यहाँ पर कंडीशन बन जाता है। अगेन when lift is accelerating in the downward direction, अगर वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में जो है मोशन कर रहा है एक्सेलरेशन से a से लिफ्ट, then what the apparent weight of the person inside the lift becomes, so equation of motion again फिर क्या बन जाएगा? जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इधर उधर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, उनको कंपनसेट करके जो फोर्स बचेगा दैट फोर्स इज द नेट फोर्स फील बाय द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट. सो mg in the downward direction, mg minus r3 is in the opposite direction, in the upward direction. So the equation of motion again becomes equals to mg minus r3 equals to the net force feel by the person inside the lift F. So again the formula becomes mg minus r3 equals to ma. So r3 यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर ला करके मैं पॉजिटिव कर दूं इसको, mg और माइनस ma यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान लगाऊं, the observed weight of the person inside the lift now whenever the lift is in the downward direction with acceleration a, so यहाँ पर जो मिला हमें रिजल्ट that is mg minus ma, यानी कि रियल वेट ऑफ द पर्सन माइनस कुछ और फैक्टर यहाँ पर आया इक्वल्स टू द ऑब्जर्व वेट ऑफ द पर्सन, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें हमने घटा दिया, यानी कि ये समझ लें कि जो ऑब्जर्व वेट है r3 दैट इज लेस देन द रियल वेट ऑफ द पर्सन। इस कंडीशन में बन सकता है जब लिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन करता है। सो अगेन अगर इसी कंडीशन में मैं बात करूं, सपोज नेक्स्ट केस दैट इज इन फ्री फॉल, मान लिया सपोज करें एक्सेलरेशन ए से जो मोशन कर रहा था लिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैंने मान लिया एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए बिकम्स इक्वल्स टू जी, और लिफ्ट है दैट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है लिफ्ट। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लिफ्ट मोशन कर रहा है तो जो ऑब्जर्व्ड वेट था उसका इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, r3 इक्वल्स टू mg minus ma, r3 इक्वल्स टू mg minus ma, और मैं कह रहा हूँ a becomes equals to acceleration due to gravity g. सो मैंने वैल्यू वहां पर रख दिया उसका, r3 इक्वल्स टू mg minus ma, सो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया एंड r3 becomes equals to 0, यानी कि ऑब्जर्व किया जो वेट इनसाइड द लिफ्ट नाउ whenever the condition is that acceleration becomes equals to the acceleration due to gravity, तब उस कंडीशन में person feels as the weightless और observed weight of that person we will find as 0, हमें कुछ भी वेट उसका इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। सो अगेन नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, व्हेन एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है और मैंने मान लिया एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सेलरेशन ज्यादा है, सो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या बन जाता है, दैट इक्वेशन r3 equals to mg minus ma, that is the equation for the lift in the downward direction ऑब्जर्व्ड वेट के लिए। सो r3 equals to mg minus ma, और मैंने मान लिया सपोज करो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट इक्वेशन टेल्स अस r3 equals to mg minus ma। तो इस इक्वेशन से a तो मैंने मान लिया ज्यादा है ग्रेविटी से, सो r3 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट he or she will stick to the ceilings, वो छत से जाकर के उससे स्ट्राइक करेगा इन दैट कंडीशन whenever acceleration becomes greater than the acceleration due to